कैसी है, क्योंकि अगर हम देखें ये पूरा फेज बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, अंबेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर कई कद्दावर नेता हैं, जिसमें रामाचल राजभर जो बीएसपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वहीं लालजी वर्मा हैं, कटेरी विधानसभा से चुनाव मैदान में है, ये भी कद्दावर नेता है। इसी तरीके से राकेश पांडे जलालपुर विधानसभा सीट से है। अंबेडकर नगर में लगातार अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो 9 से 10% यहाँ पे वोटिंग हुई है और यहाँ पर मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हैं, कतारें लंबी दिखाई पड़ रही हैं और उत्साहपूर्वक यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। अगर टक्कर की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों के बीच में टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। अगर यहाँ पर मुद्दों की बात की जाए तो 75 से 80% लोग किसान हैं, खेती से जुड़े हैं, तो खेती से जुड़े हुए मुद्दे भी है। टांडा जो विधानसभा सीट है वहाँ पर राम मूर्ति वर्मा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी और बीजेपी से उनकी टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। टांडा विधानसभा जो है बुनकर नगरी के रूप में जानी जाती है, टेक्सटाइल का एक बड़ा उद्योग वहाँ पर चलता है, तो उनकी अपनी बिजली को लेकर समस्याएं हैं। नरेंद्र, ये पूरा इलाका अगर हम देखें तो गढ़ माना जाता था एक समय में बीएसपी का, और जैसा आपने दो नाम लिए कि दो बड़े नेता हैं, दो बड़े कद के नेता हैं, परिवर्तन भी हुआ, दल बदल का दौर भी हमने देखा कि चुनाव आते आते कौन कहां जा रहा है या फिर किसकी जिम्मेदारी और बढ़ रही है। उस परिवर्तन का क्या असर दिख रहा है जमीनी तौर पर? बिल्कुल, अगर बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर दिख रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी कुछ मजबूती ज़्यादा दिखा रही है। हालांकि 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 5 में से 3 सीटें बीएसपी ने यहाँ पर जीती थी, लेकिन अब सभी प्रत्याशी उनके जो बीएसपी के थे अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। ये बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो कुछ ना कुछ रुझान जो है समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम में देखा गया था, मध्य में देखा गया था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अंबेडकर नगर में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के भी प्रत्याशी यहाँ मजबूती से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, उनके वोटर भी हैं, बेस वोटर हैं, कुछ जातीय समीकरण बनाकर सभी लोग अपनी सीटें जीतने के प्रयास में लगे हैं। जी नरेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरविंद विद्रोही साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। नरेंद्र, मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं। जो आपने कहा कि परिवर्तन होता है, अगर कोई नेता इधर से उधर जाता है तो उसका असर जरूर आता है, लेकिन जमीनी तौर पर और मुद्दे क्या है? नेताओं का आना जाना ये तो अलग विषय होता है, उनका अपना कद होता है, उसका एक असर जरूर आता है, लेकिन मुद्दों के आधार पर अगर हम देखें तो क्या ये बेल्ट कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है जिसको लेकर सोच रहा? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही थी कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे लोग छोटे काश्तकार हैं और इनके सामने खाद बीज पानी की समस्याएं रहती हैं, ये सारे मुद्दे हैं। दूसरा, टांडा बुनकर नगरी के रूप में है, यहाँ पे बिजली की समस्या को लेकर और उसके रेट को लेकर लोगों के सामने है। ये पूर्वांचल की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अंबेडकर नगर ऐसा जिला है जहाँ पे भाषा भी बदल जाती है और भोजपुरी की शुरुआत हो जाती है, तो निश्चित तौर पर जो पूर्वांचल के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ पूर्वांचल का एरिया आ जाता है, तो यहाँ पे जो युवा अपनी तैयारियां कर रहे हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा होता है। 25 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी है, 5 विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती है। और बीएसपी यहाँ पर लगातार मजबूत रही थी। 2012 में हालांकि समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, इसके पहले 2007 में बीएसपी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में ग्राफ गिरा था, 2 सीटें बीजेपी जीती थी और 3 पर सपा थी। तो इस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, मुद्दे वही अमूमन हैं जो पूर्वांचल में देखने को मिलते हैं। जी जनार्दन जी, अब तक मेरी आवाज जा रही है? अतुल जी, मैं सुन पा रहा हूं। जनार्दन जी, जो नरेंद्र जानकारी दे रहे थे, अंबेडकर नगर का हम जिक्र भी कर रहे थे, इस पूरे अगर हम 10 जिलों के 57 सीटों को देखें तो कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ा डिसाइडिंग होगा
यहां अब इस छठवें चरण की बात कर लें और फिर आखिरी यानी सातवां चरण, इन दोनों चरणों में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली बार रही थी वो सबसे बेहतरीन रही थी और इस बार उसके लिए भी टास्क है और यहीं से उसके लिए चुनौती भी है। जी अतुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछली बार जो अप्रत्याशित उनको समर्थन मिला था, जिसकी अभी तक आपने देखा उसकी असर अभी तक रहा, लेकिन इस बार मुद्दे काफी बदल चुके हैं। काफी चीजें हैं जो भाजपा के पक्ष में नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी को आप ले लीजिए, जातिगत समीकरणों को वहां पर बदल चुके हैं। राजभर पिछली बार भाजपा के साथ लगे थे, इस बार उनका विरोध कर रहे हैं। काफी छोटे छोटे समीकरण हैं जो बदले हुए हैं, वहां पर लोगों का कुछ वहां पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो कितना सफलता वहां पर वापस अपनी जो पुरानी जीत है उसको वापस पाने में भाजपा पाती है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा भी मजबूती से लड़ रही है वहां पे। जो देखिए, बसपा और कांग्रेस की जो स्थिति है वो अभी इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। तो उनका भी कितना अहम रोल रहेगा, अगर उनकी सीटें कुछ आती हैं तो वो कितना बड़ा असर डालेंगे, ये भी देखने को बनता है। जनार्दन जी, अगर आपने कहा कि कुछ फैक्टर हैं जो कि जो सत्ता में दल है उसके लिए चुनौती खड़े कर सकते हैं, हम अगर पश्चिम से शुरुआत करें, अब पूर्वांचल तक हम पहुंच गए। पश्चिम में किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर माना जाता था, लेकिन पूर्वांचल का फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? क्या वाकई ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है? क्योंकि जमीनी तौर पर अगर आप जाएं तो बहुत नाराजगी वैसी भी नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों है जिनका जिक्र आम जनता करती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो या फिर कस्बा हो या फिर शहर हो। अतुल जी, निश्चित रूप से जब शुरुआत प्रथम दोनों चरणों में एक भाजपा के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की बात हो रही थी और जो एक बाहर निकल के आ रही थी, उसमें किसानों का मुद्दा लेकर जो एक विरोध किया गया। लेकिन अभी इस जो पूर्वांचल का जो आप रण देख रहे हैं, इसमें इस तरह की जो एक विरोध था उसका अब गति धीमी पड़ चुकी है। कुछ मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी को लेकर, कुछ लोग स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर पूर्वांचल में उतना अभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मजबूती नहीं हो पाई है। उनको वापस गोरखपुर या फिर दूसरी जगह पर भागना पड़ता है जो छोटे क्षेत्रों में अभी तक इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इन सब मुद्दों को लेकर जरूर वहां पर विरोध हो सकता है, लेकिन जो एक बड़ा जो एक हवा बनाने का प्रयास किया, एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, वो असर अब ग्राउंड पर नहीं दिखता है। जनार्दन जी, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन अब देखना होगा कि मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि इस बार हमने देखा पहले फेज से लेकर अब तक में 5वें चरण तक हमने देखा कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो कि बहुत साइलेंटली अपनी बात रख रहे हैं। अगर वो कैमरे के सामने कुछ बोलते भी हैं तो इतने सधे हुए उनके शब्द होते हैं कि उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऐसी बात रखते हैं, अपने शब्दों के जरिए वो क्लियर संकेत दे देते हैं कि असल में उनके जहन का मुद्दा क्या है और वो मुद्दा किस पार्टी से ज्यादा जुड़ा दिख रहा है। ये साइलेंट वोटर आपको कैसा दिख रहा इस बार? अतुल जी, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। मैंने लखीमपुर में ये चीज ऑब्जर्व करी और पूर्वांचल में भी इसको मैंने स्थिति को देखा कि कुछ वोटर्स हैं जो सरकार के कुछ फैसलों से खुश नहीं है, जो चीजें नहीं है, लेकिन अंतिम रूप में वो कहते हैं कि सुधार होना चाहिए। वो बदलाव की बात नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल, वो बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि हम सुधार चाहते हैं और बदलाव के लिए वो अभी तैयार नहीं है। उनका वापस वही चीज है, कानून व्यवस्था की एक बात आ जाती है। काफी चीजें हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि हाँ, सुधार की आवश्यकता है। हमारे लोकल लीडर है, उसने हमारी हालचाल नहीं पूछे, वो हमारे पास नहीं आया, लेकिन भाजपा ने काम अच्छा किया। तो इस तरह की भी एक स्थिति आ रही है। यानी बदलाव की बात नहीं है, सुधार की गुंजाइश उनको दिखाई देती है। तो ये शायद उनके लिए थोड़ा सा, यानी उस दल के लिए जो सत्ता में है, एक फैक्टर हो सकता है कि पॉजिटिव सोचे। लेकिन यहीं पर चुनौती भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सुधार दूसरे तरीके से अगर करना चाहेंगे तो ये दिक्कत की बात है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे यहां पर, उसके बाद भी लगातार महाकवरेज जारी है। ये छठवां चरण बहुत अहम है क्योंकि